कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इतिहास क्या है और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि इतिहास के पिता कौन है। और जो तीसरा टॉपिक मैंने पढ़ाया था कि इतिहास किसका देन है। कल क्लास में पढ़ाते समय मैंने कहा था कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और सिस्रो नामक जो विद्वान थे वह उन्होंने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। लेकिन मैंने वहाँ पर बोल दिया था रोमन यूनानी विद्वान, जिसको मैं वापस लेता हूँ, और वह थे रोमन विद्वान, रोम के रहने वाले थे। हेरोडोटस तो ग्रीक के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, लेकिन जो सिस्रो थे वो रोमन के थे। अब मैं कक्षा शुरू करता हूँ। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इतिहास हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। सिविल सर्विसेज या राज्य सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास का जो भारांक होता है प्रश्न पत्र में, वह अगर सबसे कम होगा तो वह 10% के करीब प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बढ़कर 25% से लेके 35% तक जा सकता है। लेकिन 10 से 25% के बीच में प्रश्न अवश्य रहते हैं। इसी के बीच में वैरी करते रहते हैं हर वर्ष अलग अलग। किसी किसी राज्य लोक सेवा आयोग में प्रश्नों का भारांक 35% तक समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास का रहता है। यह तो हुआ प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन जहां तक इतिहास पढ़ने का एक शिक्षित व्यक्ति को फायदा यह होता है कि आज हमारी सभ्यताओं का विकास किन किन चरणों से होकर गुजरा है, वो सारी जानकारी हमें इतिहास से मिलता है। मानव जंगल में रहता था, लेकिन आज वो भवन में रह रहा है। इसका विकास यात्रा हमें इतिहास से ही पता चलता है। मानव ने कब बोलना शुरू किया, इस बात की भी जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। 50,000 BC के आसपास मानव ने भाषा का इस्तेमाल किया। हम लोग कहाँ रहते थे, तो हम लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। अफ्रीका से ही हम लोग विश्व के सभी देशों में पलायन किए। अफ्रीका से ही हम लोग भारत की ओर आए, जलमार्ग की ओर से। अफ्रीका से भारत हम लोग आए, फिर भारत से हम लोग अंडमान निकोबार होते हुए, कुछ इंडोनेशिया होते हुए, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। हम ये जान सकते हैं कि आज की दक्षिण भारत में रहने वाली जो द्रविड़ जातियां हैं, जो अपने आप को वहाँ का देशज मानती है, लेकिन इतिहास पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, वो भारत की देशज जातियां नहीं है, वो भी बाहर से आई है। वो दक्षिण पूर्व ईरान के दक्षिण पश्चिम से एक जगह है एलम, वहीं से द्रविड़ जाति आई है। आज के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे कि वो मध्य एशिया से वो जाति भारत आया था। कहने का अर्थ है कि जो एक भ्रम है आम लोगों में, उस भ्रम को दूर करता है इतिहास पढ़ने के बाद। सबसे बड़ी उसके बाद हमारे समाज में तनाव का जो एपी सेंटर है, आज जो हम विभिन्न प्रकार के जो टेंशन देखते हैं सोसाइटी के अंदर में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, उस एपी सेंटर, जो टेंशन का जो एपी सेंटर है, वो हमें इतिहास बताता है। हम प्राचीन व्यवस्था को वापस तो नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन प्राचीन व्यवस्था की जो अच्छी बातें हैं उसको हम लोग लागू करें, और जो उनकी बुरी चीज़ें हैं उनको हम लोग छोड़ दें। हम लोग जाति पाति, जो भी पुराने समय में अस्पृश्यता, ये सब जो था उसको वहीं पर छोड़ के, और उसके जगह पर कुछ नई चीज़ों को हम लोग ला सकते हैं। इतिहास हमें यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह हुआ इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, अंक की दृष्टिकोण से और एक शिक्षित व्यक्ति के दृष्टिकोण से। यह इतिहास का जो दो अलग अलग बिंदु है वो मैं आपको स्पष्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम यह देखना चाहते हैं कि हम जब इतिहास की किताब पढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार के डेट आते रहते हैं। एडी, बीसी, कभी कभी किसी किताब में बीसी, सी, बीपी, पी,
आखिर ये सब क्या है? दशक, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, ये सब पॉइंट आते रहते हैं। हम लोग थोड़ा सा इस चीज को भी देख लें, ये एडी और बीसी के बारे में। देखिए, एडी एक, इसका फुल फॉर्म होता है अन्ना डोमिनी। क्या फुल फॉर्म होता है? अन्ना डोमिनी। ये एक लैटिन शब्द है और इसका अर्थ होता है इन द रेन ऑफ क्राइस्ट, अर्थात ईसा के या ईसा मसीह के शासन काल में। रेन का अर्थ होता है REIGN, शासन काल में। उसको इंग्लिश में कहते हैं इन द रेन ऑफ क्राइस्ट। और बीसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। आप लोग ईसा मसीह को जानते ही होंगे। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म 4 AD में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 4 AD में। कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम कहाँ है? बेथलेहम जो है आपको इजराइल में है, और इजराइल की जो राजधानी है जेरूशलम, वहीं पर एक प्लेस है बेथलेहम। वहीं ईसा मसीह का 4 AD में जन्म हुआ था। और 4 BC में जन्म हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा, 4 BC में जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 29 AD में हुआ था। कुल मिलाकर ईसा मसीह 33 वर्ष जीवित रहे थे। याद रखिएगा, कुल मिलाकर ईसा मसीह, आप समझ जाएंगे कि कैसे ईसा मसीह 4 BC में जन्म लिए थे और 29 AD में उनका डेथ हुआ था। तो कुल मिलाकर वो 33 वर्ष जीवित रहे थे। ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। और यहां तक आप लोग उम्मीद है कि समझ ही गए होंगे। देखिए, यहां पर माना गया ईसा मसीह को जन्म, ईसा मसीह का जन्म। एक डायनोसियस नाम के विद्वान थे। कौन थे? डायनोसियस। और उन्होंने एडी और बीसी का डिवीजन किया था और उन्होंने ईसा मसीह के जन्म को लैंडमार्क बनाया, भूचिन्ह बनाया, और उसी के आधार पर बीसी और एडी का निर्धारण किया। एडी बढ़ता हुआ क्रम में, ये एडी है, यह बढ़ता हुआ क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये क्या है? बढ़ता हुआ क्रम में है, इंक्रीज ऑर्डर में है। और ये क्या है? डिक्रीज ऑर्डर में है, घटता हुआ क्रम में। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ईसा मसीह का जन्म 4 BC में हुआ था, लेकिन 4 BC में अगर हम उनको रखकर अगर ये एडी और बीसी का बंटवारा करते तो हमें एक दिक्कत का सामना करना पड़ता। इसलिए इसको जो है 1 AD मान लिया गया। 4 BC को के जगह पर 1 AD माना गया। और उसके जो बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कि अभी चल रहा है 2022 AD, इसके पहले 2021 आया था। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि 29 AD में ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी। तो ये सब जो है बढ़ते हुए क्रम में है। मैंने 1 AD इसको माना गया, लेकिन ईसा मसीह का वास्तविक रूप से जन्म कब हुआ था? 4 BC में। इसी तरह 5 BC में। कल मैंने आपको पढ़ाया था वैदिक सभ्यता, उसका समय मैंने पढ़ाया था 1500 BC से 600 BC।
उसके बाद मैंने सिंधु सभ्यता पढ़ाया था, जिसका समय पढ़ाया था 2500 BC से 1800 BC तक। मतलब ये हम घटते हुए क्रम में हम लोग जा रहे हैं इधर से, और इधर बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा समझने में। आप लोगों का प्रश्न हो सकता है कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि ईसा मसीह का जन्म 4 BC में हुआ था, लेकिन उसको डायनोसियस ने 1 AD में उसको एक डेट को सही करने के लिए 1 AD में शिफ्ट किया गया। यह कृत्रिम रूप से किया गया, आर्टिफिशियल किया गया, क्योंकि डेट जो है सही रहे। और मैंने कहा था कि ईसा मसीह 33 साल जीवित रहे, तो 4 साल इधर और 29 इधर, तो 4 + 29, 4 + 29 = 33 वर्ष। यहां तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा ये AD और BC के बारे में। आजकल जो देखते होंगे, अगर पाठ्य पुस्तक आप लोग ठीक ढंग से पढ़ते होंगे, तो AD के जगह पर CE का प्रयोग होने लगा है। कुछ है नहीं विशेष बात, AD की जगह किस चीज का प्रयोग होने लगा है? CE का, कॉमन इरा। AD की जगह अब देखते होंगे किताब में CE का प्रयोग होने लगा है, और BC की जगह BCE का प्रयोग होने लगा है। किसी किताब में P भी लिखा था, प्रेजेंट और बिफोर प्रेजेंट। चीजें एक ही है। AD की जगह CE लिखा होगा या P लिखा होगा, BC की जगह BCE लिखा होगा या BP लिखा होगा। CE का अर्थ हो गया कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा। इसमें एक ही बात हुआ कि एक क्रिश्चियनिटी धर्म को के आधार पर जो बंटवारा था, और इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए इस तरीके का डिवीजन लाया गया। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी मानक हैं CE और BCE में ही आते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। लेकिन यह कुछ उसी प्रकार का बात है कि लाली को तो हटा दिया गया, लेकिन लालिमा को रख लिया गया। हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम चीजों को आगे लेते चल जाते हैं। जब आप इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे तो कुछ आपको टर्म मिलेंगे, जैसे पूर्वार्ध। ये पूर्वार्ध क्या होता है? उत्तरार्ध, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, उसके बाद आएगा आपका सदी, सॉरी दशक, उसके बाद आता है शताब्दी और सहस्त्राब्दी, जिसको हम लोग मिलेनियम भी कहते हैं, मिलेनियम भी कहते हैं। दशक 10 साल का होता है, शताब्दी 100 साल का होता है, और मिलेनियम जो होता है वो 1000 साल का होता है। पूर्वार्ध में जैसे पूर्वार्ध हुआ, फर्स्ट हाफ जिसको हम लोग कहते हैं, उत्तरार्ध को सेकेंड हाफ कहते हैं। जैसे 1 से 50 तक का समय, साल तक का समय हम लोग पूर्वार्ध में लेंगे, और उत्तरार्ध में 50 से 100 साल तक का समय लेंगे। यह आपको इतिहास का किताब पढ़ते हुए कुछ चीज जानना चाहिए। जैसे कोई कह दिया आपको कि 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, तो इसका क्या अर्थ होगा? 18वीं शताब्दी का फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा 1700 से लेके 1750 ईस्वी तक।
अगर कोई कह दिया कि 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ, तो उसका अर्थ क्या हुआ? 1750 से लेके 1800 ईस्वी तक। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। एक चीज और मैं समझा देता हूं। अगर मान ली लिखा हुआ है, कल जैसे मैंने पढ़ाया था कि 500 AD, 500 BC में जो हेरोडोटस की जो किताब है उससे हमें व्यापार की सूचना मिलती है। तो ये 500 BC का अर्थ हुआ 400 BC से लेके 500 BC तक। इस चीज को आप लोग समझ जाइए। किताब जब पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ हम लोग कैलेंडर के बारे में चर्चा कर लें, जो परीक्षा ये जानना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर किस चीज पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ये शक संवत क्या है? हम एक राजा कनिष्क की चर्चा करेंगे बाद में, जब प्राचीन भारत आप लोगों को पढ़ाएंगे। कनिष्क एक राजा था, कुषाण वंश का राजा था। उसने ही शक संवत चलाया था। उसने क्या चलाया था? शक संवत। और शक संवत 78 AD में कुषाण राजा ने चलाया था। और इसी को 22 मार्च जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसे राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय संवत घोषित कर दिया गया। विक्रम संवत हम विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर हम बता देते हैं। एक विक्रमादित्य के राजा थे और उन्होंने इसको चलाया था। ये 58 BC का है। और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे इस पे प्रश्न भी आ सकते हैं कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो आपको याद इसमें देख रहे होंगे, विक्रम संवत 58 BC और प्लस 78 AD, इसको जोड़ लीजिए। (136 वर्ष। ये परीक्षा में पूछा गया है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्यों मैंने जोड़ा? एक है घटते क्रम में और एक है बढ़ते क्रम में, इसलिए मैंने इस दोनों को जोड़ दिया। ध्यान से देखिएगा। और कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी 2022 का वर्ष है, मान लीजिए सपोज दैट, तो इसको आप लोग शक संवत कितना चल रहा होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 2022 में 78 माइनस कर देना है, वो आपका शक संवत निकल जाएगा। मान लीजिए कोई पूछ देगा कि विक्रम संवत अभी कितना है, तो इसमें 2022 में प्लस 58 जोड़ दीजिएगा। ये आपका शक संवत और विक्रम संवत है, निकल जाएगा। इसको आप लोग ठीक से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है, या दे दिया जाएगा कि अभी जो 2021 जो है वो के साल में एडी में कितने, अगर शक संवत में निकाला जाए या विक्रम संवत में निकाला जाए तो उसका क्या गणना होगा। तो ये सब आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक जो अंग्रेजी कैलेंडर जिसको हम लोग इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1582 में, 1582 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और एक थे पोप ग्रेगोरियन, पोप ये पोप थे और इन्होंने एक कैलेंडर चलाया था। पहले चलता था जिसका नाम रखा पोप ग्रेगोरियन के नाम पर ही ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं।
और जो आप लोग 1 जनवरी फरवरी मार्च ये सब देखते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है। इसके पहले चलता था जूलियन कैलेंडर, और इसी की शुद्धि गलती को दूर करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर चलाया गया था। यह 1582 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यही है कैलेंडर के संबंध में कुछ जानकारी। उम्मीद है कि यह कक्षा आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो भी डेट संबंधित समस्याएं होंगी या वो अब दूर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट कक्षा में कुछ और भी नए तथ्य के साथ प्रस्तुत होंगे, नए विचार के साथ प्रस्तुत होंगे, नया कॉन्सेप्ट के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए।